जिसके अंदर हम पढ़ेंगे पार्टनरशिप के बारे में। तो जैसे कि हमने पहले सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में पढ़ लिया, एचयूएफ के बारे में पढ़ लिया, ठीक है, वो सिंगल वीडियो में ख़त्म है। अब हम इस वीडियो में अपना पार्टनरशिप ख़त्म करेंगे। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि पार्टनरशिप का टॉपिक जैसा कि मैंने बताया था लास्ट क्लास में, ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है, दैट्स वाई ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है। तो पार्टनरशिप क्या है? एक वॉलंटरी एसोसिएशन है जहाँ पर दो और उससे ज़्यादा पर्सन, पार्टनरशिप का मतलब क्या है? वॉलंटरी एसोसिएशन का मतलब अपनी मर्ज़ी से आते हैं, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं होती, और दो या दो से ज़्यादा लोग मिलके एग्री करते हैं एक बिज़नेस को चलाने के लिए साथ में जॉइंटली, और उसका प्रॉफिट एंड लॉस को आपस में बांटने के लिए। इसी को तो पार्टनरशिप कहते हैं कि दो लोग आपस में मिलके, दो या दो से ज़्यादा लोग आपस में मिलके काम कर रहे हैं और एक बिज़नेस को चला रहे हैं, उस बिज़नेस में होने वाले प्रॉफिट और लॉस को आपस में बांटेंगे, उसी को हम क्या कहते हैं? पार्टनरशिप। लिखा है टू और मोर पर्सन, अब लिखा है देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 पर्सन टू फॉर्म अ पार्टनरशिप, द मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन इज 10 इन बैंकिंग बिजनेस एंड 20 इन नॉन बैंकिंग बिजनेस। ठीक है, अब ये 10 और 20 की जो लिमिट है ये थोड़ी चेंज हो चुकी है। ठीक है, बैंकिंग बिजनेस में तो 10 ही रहने दो, बट आप नॉन बैंकिंग के अंदर 20 काट के कितना करना है आपको? 50। कि नॉन बैंकिंग में लिमिट कितनी है इस समय? 50। एग्रीमेंट का मतलब क्या है? इट इज़ एन आउटकम ऑफ एन एग्रीमेंट अमंग पार्टनर्स विच मे बी ओरल और इन राइटिंग। मतलब एक एग्रीमेंट होना ज़रूरी है कि दो लोग या दो से ज़्यादा लोग उस बिज़नेस में आ रहे हैं, ठीक है, साथ में मिलकर काम करना चाह रहे हैं, तो कम से कम क्या होना चाहिए? एक एग्रीमेंट होना चाहिए। और एग्रीमेंट कैसा भी करा लो, या तो ओरल होगा या तो राइटिंग में होगा, या तो रिटर्न में होगा या फिर ओरल होगा, जैसा मर्जी आप करवा सकते हो, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपको राइटिंग में ही कराना है। लेकिन हाँ, अगर आपको बाद में किसी प्रॉब्लम से बचना है तो बेटर ऑप्शन क्या है आपके पास? कि आप राइटिंग में करवाओ, क्योंकि ओरल वाली चीज़ को तो आप ज़्यादा प्रूफ नहीं कर सकते कि कल को कोई कुछ बोला है और हुआ कुछ, तो उस बेस पे आप कुछ नहीं कर सकते, इसीलिए राइटिंग में कराना ज़्यादा अच्छा है। देन उसके बाद क्या है? लॉफुल बिजनेस। लॉफुल बिजनेस ही होते हैं, ऑब्वियस सी बात है, आप कोई इलीगल बिजनेस के लिए तो आप एग्रीमेंट नहीं करोगे, ठीक है, या इलीगल एक्टिविटी आप नहीं कर सकते। ठीक है, जो बिजनेस होना चाहिए वो कौन सा होना चाहिए? एक लॉफुल होना चाहिए। ठीक। डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल, एवरी पार्टनर हैज़ राइट टू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कि हर एक पार्टनर का राइट होता है मैनेजमेंट के अंदर हिस्सेदारी लेने का और अपने डिसीजन करने का। ठीक है, ये डिसीजन भी लेगा और उसका कंट्रोल भी होता है उसमें। देन अनलिमिटेड लाइबिलिटी, सभी पार्टनर की जो लाइबिलिटी होती है वो कैसी होती है? अनलिमिटेड। इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं कि जो डेप्ट है उन डेप्ट की पेमेंट करने के लिए हम उनके पर्सनल एसेट को भी बेच सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी कैसी लाइबिलिटी होती है? अनलिमिटेड। देन क्या पढ़ रहे हैं? म्यूचुअल एजेंसी के बारे में। एवरी पार्टनर इज एन एम्प्लॉयड एजेंट ऑफ द अदर पार्टनर एंड ऑफ द फर्म, एवरी पार्टनर इज लायबल फॉर एक्ट परफॉर्म बाय अदर पार्टनर ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। इसका मतलब क्या? ज़्यादा नहीं समझ आया तो शॉर्ट में समझो इसको, कि म्यूचुअल एजेंसी का मतलब क्या है? जो भी पार्टनर है उनके बीच में एजेंट और प्रिंसिपल वाली क्या होती है? रिलेशनशिप होती है। एजेंट और प्रिंसिपल का मतलब क्या है? कि भाई दोनों एक दूसरे के लिए, एक एजेंट और एक प्रिंसिपल, मतलब कभी वो उसके लिए काम करेगा, कभी दूसरा उसके लिए काम करेगा, मतलब एजेंट प्रिंसिपल वाली पार्टनरशिप रहेगी। म्यूचुअल एजेंसी होती है कि एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को काम दे सकता है और दूसरा पार्टनर भी पहले पार्टनर को काम दे सकता है। लैक ऑफ कॉन्टीन्यूटी, कॉन्टीन्यूटी क्यों क्यों हो जाती है? ऐसा क्यों कि कॉन्टीन्यूटी की कमी है इसमें? रीज़न क्या है? कि हो सकता है भाई कोई पार्टनर है वो काम छोड़ के चला जाए, या पार्टनरशिप में रहना नहीं चाहता, अकेले बिजनेस करना चाहता है, या हो सके किसी पार्टनर की डेथ हो जाए, या लुनेसी हो जाए, या इंसॉल्वेंसी हो जाए किसी भी पार्टनर की, तो ऐसी सभी केस में जो पार्टनरशिप है वो बंद हो जाती है। ठीक है, तो अब आप अगर इसके पार्टनरशिप के फ़ायदे देखोगे तो फ़ायदे भी है, कुछ नुकसान भी है, जैसे कि हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं बार बार, तो वही चीज़, इसके कुछ मेरिट भी है, कुछ डीमेरिट भी है। मेरिट क्या है? ईज़ ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर। इसका मतलब पार्टनरशिप को बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है, इवन उसको बंद करना भी उतना ही ज़्यादा आसान है। लार्जर फाइनेंशियल रिसोर्सेज, ये एक फ़ायदा है इसका। क्या फ़ायदा? कि भाई हम बहुत, अब देखो ऐसा है ना कि 2 पार्टनर आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं, 50 तक आ सकते हैं। ठीक है, तो 50 तक के पार्टनर, जितने ज़्यादा पार्टनर उतना ही फाइनेंशियल रिसोर्सेज हमारे पास ज़्यादा होता है। बैलेंस डिसीजन, सभी लोग मिलकर डिसीजन लेते हैं, सभी पार्टनर मिलकर डिसीजन लेते हैं, इसीलिए जो डिसीजन होता है वो कैसा होता है? थोड़ा बैलेंस होता है, एक दूसरे से कंसल्ट करके और जांच पड़ताल करके डिसीजन लिए जाते हैं, इसीलिए वो अच्छा डिसीजन माना जाता है। शेयरिंग ऑफ रिस्क, रिस्क कैसा होता है? शेयर होता है, मतलब एक ही पार्टनर सारे सरदर्द को लेके नहीं घूमता, सभी पार्टनर एक दूसरे का बर्डन समझते हैं और उसको उठाते भी हैं। तो जो एनजाइटी है, जो रिस्क है,
जो बर्डन है, जो स्ट्रेस है, वो सभी पार्टनर के अंदर क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है। सीक्रेसी, ऑब्वियस सी बात है भाई, 2 या 3 पार्टनर हैं तो वो 3 पार्टनर जो भी बात सीक्रेट रखना चाहते हैं अपने तक रख सकते हैं, किसी को बताने की ज़रूरत ही नहीं है, कोई सामने नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। ठीक है। तो वो सारी चीज़ें इसीलिए आराम से आप अपने बिजनेस को कर सकते हो सीक्रेटली। ठीक है। आप मतलब कुछ अंदर की बातें हैं किसी को नहीं बताना चाहते। ठीक है। बट कंपनी के केस में ऐसा नहीं होता, जब आप आगे कंपनी के बारे में पढ़ोगे तब ऐसा नहीं होता। कंपनी के केस में कंपनी के केस में क्या होता है कि उनको ये सारी बातें कंपनी में जो भी चीज़ चल रही हैं सब बताना होता है बाहर की तरफ। लिमिटेशन क्या होती है, पहला क्या है, लिमिटेड रिसोर्सेज। देखो पैसा ज़्यादा भी है कम भी है, क्यों, क्योंकि अगर पार्टनर 2 ही हैं तो पैसा कम आएगा, तो रिसोर्सेज भी थोड़े कम होते हैं, तो वो डिपेंड करता है पार्टनर्स कितने हैं आपके फर्म में। ठीक। अनलिमिटेड लाइबिलिटी, लाइबिलिटी भी कैसी होती है इनकी, अनलिमिटेड होती है, ये भी इसकी कमी है सबसे ज़्यादा, ये तो हर किसी केस में आप पढ़ते ही आ रहे हो। लैक ऑफ कॉन्टीन्यूटी, ये हम ऊपर पढ़ चुके हैं। मतलब देखो उसके जो फीचर्स होते हैं ना, उन्हीं फीचर्स को तोड़ लो, कुछ आपके मेरिट निकल जाएंगे, कुछ आपके डीमेरिट्स निकल जाएंगे, मतलब कुछ फ़ायदे निकल जाएंगे और कुछ लिमिटेशन निकल जाएंगी। क्लियर है। लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस, कि पार्टनरशिप फर्म्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू पब्लिश देयर रिपोर्ट एंड अकाउंट, जैसे मैंने बताया ना अभी कि पार्टनरशिप को किसी को जवाब देने की ज़रूरत नहीं होती, मतलब पब्लिक को। लेकिन कंपनी के केस में ऐसा नहीं है, कंपनी को पब्लिक को जवाब देना पड़ता है। ठीक है। तो इन दिस केस पब्लिक को ये सारी रिपोर्ट दिखानी होती है, किसको, कंपनी को। पर पार्टनरशिप में ऐसा नहीं है, इसीलिए पब्लिक का कॉन्फिडेंस पार्टनरशिप पे कम होता है लेकिन कंपनीज पे ज़्यादा होता है। ठीक है। तो ये आपका पार्टनरशिप ख़त्म। मीन्स पार्टनरशिप के जैसे हमने पीछे पढ़ा, सोल पार्टनरशिप के बारे में पढ़ा, उसके मेरिट और लिमिटेशन पढ़ी, ख़त्म कर दिया। एचयूएफ के बारे में पढ़ा, मेरिट पढ़ी, लिमिटेशन पढ़ी, ख़त्म कर दिया। ऐसे ही पार्टनरशिप में हो सकता था, बट पार्टनरशिप में थोड़ा एक्स्ट्रा है कि पार्टनर्स के टाइप्स क्या होते हैं, कितने टाइप के पार्टनर होते हैं, पार्टनरशिप कितने टाइप की होती है, ये सारी चीज़ें। ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं। तो सबसे पहला क्या है, टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। पार्टनर्स में पहला टाइप क्या होता है बेटा, जनरल या एक्टिव पार्टनर। जनरल एक्टिव पार्टनर का मतलब क्या है, ये मैनेजमेंट में पूरी तरीके से आपका काम करेगा, कि जो भी मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट के अंदर सारी चीज़ें जो भी है वो ये देखेगा। ठीक है। इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, एक्टिव पार्टनर, मतलब पैसा भी लगाएगा, काम भी करेगा, सारी चीज़ें। ठीक है ना, यानी कि इसको शॉर्ट में बोलो तो नॉर्मल पार्टनर कह सकते हो। दूसरा क्या है, स्लीपिंग पार्टनर या डोरमेंट पार्टनर। स्लीपिंग या डोरमेंट का मतलब क्या होता है, ही डज नॉट टेक एक्टिव part in the management of the firm though he invested money, share profit and loss and unlimited liability। ये सारी चीज़ें इसकी रहती है। मतलब क्या है बेटा, कि वो पैसा इन्वेस्ट करता है, शेयर करता है प्रॉफिट एंड लॉस, उसकी लाइबिलिटी भी कैसी होती है, अनलिमिटेड होती है। दैट्स वाई उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, स्लीपिंग पार्टनर। मतलब कि पैसा लगाएगा, सब कुछ करेगा, बट अपने आप को लोगों को दिखाएगा नहीं। ठीक है। मतलब नॉट टेक एक्टिव पार्ट इन द मैनेजमेंट, मैनेजमेंट में कोई भी पार्ट नहीं लेता, पर लोगों को पता होता है कि ये कौन है, पार्टनर है। मेरी बात समझना, काम नहीं करता लेकिन लोगों को पता होता है ये पार्टनर है, ये सिर्फ पैसा लगा के बैठा हुआ है और अपना प्रॉफिट और लॉस के मजे ले रहा है। लेकिन सीक्रेट पार्टनर कौन होता है, सीक्रेट पार्टनर में क्या होता है, वो भी काम कर रहा होता है, वो भी सब कुछ कर रहा होता है, लेकिन पब्लिक को पता नहीं होता, विदाउट डिस्क्लोजिंग हिज एसोसिएशन विद द फर्म टू जनरल पब्लिक, कि पब्लिक को नहीं पता कि वो पार्टनर है या नहीं। समझ रहे बात। स्लीपिंग और डोरमेंट बिल्कुल सेम है, बट स्लीपिंग के अंदर क्या होता है, स्लीपिंग के अंदर क्या होता है कि वो पब्लिक को पता होता है कि भाई ये पार्टनर है, लेकिन सीक्रेट के अंदर पब्लिक को पता नहीं होता। उसके बाद क्या है बेटा, नॉमिनल पार्टनर। सच पार्टनर ओनली गिव्स हिज नेम एंड गुडविल ऑफ द फर्म टू द फर्म, ही नाइदर इन्वेस्ट मनी नॉट टेक्स प्रॉफिट बट हिज लाइबिलिटी इज अनलिमिटेड। इसका मतलब क्या है कि जो पार्टनर है वो सिर्फ क्या देता है, अपना नाम दे देगा, गुडविल दे देगा फर्म को। ठीक है। वो ना तो पैसा इन्वेस्ट करता है, ना ही प्रॉफिट उठाता है। ठीक है। इसीलिए उसकी लाइबिलिटी भी, और उसकी लाइबिलिटी भी क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। मतलब सिर्फ अपना नाम दे देगा। जैसे आपने देखा होगा बायजूस है, ठीक है, उसका नाम किसके साथ जुड़ा हुआ है, आकाश के साथ। मतलब या ऐसा कह लो कि आकाश का नाम बायजूस के साथ जुड़ा हुआ है, जो इंस्टीट्यूट है दो। ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, समटाइम्स में ऐसा, रियल में ऐसा नहीं है, बट मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि हो सकता है जो आकाश इंस्टीट्यूट है वो बायजूस का सिर्फ नाम इस्तेमाल कर रहा हो। ठीक है। लाइबिलिटी उसकी भी अनलिमिटेड है बायजूस की उस केस में, लेकिन जस्ट वो उसका नाम इस्तेमाल कर रहा है। आकाश को पैसे की नीड नहीं थी, बस बायजूस के नाम की ज़रूरत थी। ठीक है। दैट्स वाई हो सकता है इस तरीके से चल रहा हो। पार्टनर बाय स्टॉपल और पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट, इसके लिए डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है क्योंकि ये कंफ्यूजिंग है। देखो ऊपर के 4 में कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहला पॉइंट क्या पढ़ा हमने, एक्टिव पार्टनर, यानी कि जो सारे काम करता है, पैसा भी लगाएगा। स्लीपिंग पार्टनर का मतलब क्या होता है, सिर्फ काम नहीं करता, पैसा लगाएगा, बाकी सारी चीज़ें होती है उसकी, काम नहीं करेगा बस। सीक्रेट पार्टनर क्या होता है, काम वाम सब करता है लेकिन पब्लिक को पता नहीं होता कि ये पार्टनर है। ठीक है। नॉमिनल पार्टनर का मतलब क्या होता है, सिर्फ नाम देगा, अपना पहचान की वजह से अपना नाम दे देता है जिससे दूसरे बिजनेस को फ़ायदा हो, पर ये पैसा वैसा कुछ नहीं लगाएगा। अब ये अलग होता है, पार्टनर बाय स्टॉपल और पार्टनर बाय होल्डिंग आउट।
ही इज़ वन who by his word or conduct gives impression to the outside world that he is partner of the firm whereas actually he is not। मतलब कुछ लोग होते हैं ना कि जो मतलब एक बिजनेस में इतने ज़्यादा लीन हुए पड़े हैं या उसके अंदर वो एम्प्लॉई ही हो, ठीक है, कि अपने आप को इस तरीके से शो करते हैं कि मैं ही यहाँ का पार्टनर हूँ, मैं ही मालिक हूँ। समझ आ रही है बात? बट रियलिटी में ऐसा नहीं होता, रियलिटी में वो पार्टनर नहीं है, बट अपने आप को ऐसा शो करते हैं कि मैं पार्टनर हूँ। ठीक है, तो ऐसे केस में भी उसकी लायबिलिटी हम क्या मान लेते हैं? अनलिमिटेड मान लेते हैं टुवर्ड्स द थर्ड पार्टी हु हैज़ एंटर्ड इनटू डीलिंग विद द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ हिज प्रिटेंशंस। इसका मतलब क्या है? अगर उस बंदे ने कोई भी ऐसा काम किया है जो फर्म की लायबिलिटी रेस करेगा, तो इस केस में उसी पार्टनर की लायबिलिटी क्या हो जाएगी? अनलिमिटेड हो जाएगी। समझ आ रही बात? मतलब कि होता तो नहीं है वो पार्टनर, बट अगर वो कुछ ऐसा काम कर दे एज अ पार्टनर समझ के खुद को, तो अगर कुछ नुकसान होता है तो उससे भरपाई पूरी पूरी की जाएगी। अब पार्टनर बाय होल्डिंग आउट का मतलब क्या होता है? ये भी अच्छा है। ही इज़ वन हु फॉल्सली डिक्लेयर्ड पार्टनर। ये वो बंदा है जो अपने आप को फॉल्सली मतलब झूठा झूठा क्या बोल दे कि मैं पार्टनर हूँ, और वेयर एस वो भी पार्टनर नहीं होता, और इवन पता लगने के बाद भी वो मना नहीं करता कि मैं पार्टनर हूँ, पार्टनर नहीं हूँ। मतलब देखो, समझ आ रही है बात? थोड़ा कन्फ्यूजिंग है, समझो। एक बंदा है, उसने बोला, झूठा झूठा बोल दिया कि मैं इस फर्म का पार्टनर हूँ। जब पता लग गया लोगों को कि यह पार्टनर नहीं है, उसके बावजूद भी वो ऐसा मान नहीं रहा कि उसने झूठ बोला है, वो अभी भी कह रहा है कि मैं पार्टनर हूँ। ऐसे केस में हम क्या बोलेंगे? ठीक है भाई, तू मान रहा है ना, मान ले। तो हम क्या कहेंगे? तेरी लायबिलिटी क्या है? अनलिमिटेड है। जिसके जिसके भी साथ तूने डील करी है या जो भी तेरी डिक्लेरेशन है, तो उस बेस पे तेरे को क्या मान लिया जाएगा? अनलिमिटेड लायबिलिटी। ठीक है, कोई प्रॉफिट वगैरह मिलेगा नहीं उसको, पर उसकी लायबिलिटी भी क्या कर देंगे? हम अनलिमिटेड कर देंगे। ठीक है, पॉइंट समझ आया? 6 के 6 पॉइंट अच्छे से पढ़ लेना बच्चों, बहुत काम आएंगे। अब अगला पॉइंट क्या होता है? माइनर एज अ पार्टनर। पहली बात, माइनर कौन होता है? माइनर का मतलब जिसकी उम्र 18 से कम होती है, यानी कि जो 18 साल से कम का बंदा है उसको हम क्या बोलते हैं? माइनर। चाहे गर्ल हो चाहे बॉय हो। ठीक है, अब समझो माइनर को पार्टनर कैसे बना सकते हैं। वैसे तो हम, जो हमारा पार्टनरशिप एक्ट है 1932, यहाँ पर एक पार्टनरशिप एक्ट लगता है 1932, उसके अकॉर्डिंग माइनर को तो हम पार्टनर नहीं बना सकते, बट एक केस है, एक एक्सेप्शन केस है जिसके अंदर माइनर भी पार्टनर बन सकता है। उस केस में क्या होता है बेटा, कि जो माइनर है उसको हम पार्टनर बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। हम मतलब ऑल द पार्टनर्स, अगर सभी पार्टनर तैयार हैं, सभी पार्टनर फर्म के तैयार हैं उसको पार्टनर बनाने के लिए, तो वो पार्टनर बन सकता है। लेकिन यहाँ पर भी जो माइनर पार्टनर बनेगा ना, ओनली बेनिफिट्स के लिए पार्टनर बनेगा। मतलब कोई भी नुकसान वगैरह हुआ तो वो उससे नहीं लिया जाएगा। समझ आ रही बात? सिर्फ फ़ायदे के लिए क्या बनेगा? पार्टनर बनेगा। क्लियर है? पर सभी पार्टनर की रजामंदी उसमें होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक ही पार्टनर हो, एक पार्टनर कह रहा है बना लो, एक कह रहा है नहीं बना लो, तो नहीं बना सकते। अगर सभी पार्टनर हाँ कर रहे हैं तो ही वो पार्टनर बनेगा। याद रखना। याद रखने वाली चीज़ क्या है माइनर के लिए? सभी पार्टनर की हाँ होनी चाहिए, कंसेंट होनी चाहिए, और जो माइनर है सिर्फ और सिर्फ किसके लिए आएगा? बेनिफिट के लिए आएगा। क्लियर है? ये भी खत्म। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप कितने टाइप की होती हैं? पढ़िए, यहाँ से क्वेश्चन सीधा सीधा बनता है पेपर में, और एमसीक्यू में भी आता है। ठीक है, पहला क्या है? क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन। ड्यूरेशन के बेस पे पार्टनरशिप कैसी होती है? एक होती है पार्टनरशिप एट विल, एक होती है पर्टिकुलर पार्टनरशिप। पार्टनरशिप एट विल का मतलब क्या होता है? कि दिस पार्टनरशिप एग्जिस्ट एट विल ऑफ द पार्टनर। एट विल का मतलब क्या होता है? एट द विल, कि जब तक पार्टनर चाहे तब तक ये पार्टनरशिप रहेगी। और पर्टिकुलर पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है? जैसे कि मान लो एक बिल्डिंग बनानी थी, ठीक है, बिल्डिंग बनाने के लिए 4 लोग साथ में जुड़े, और जैसे ही ये बिल्डिंग बनके कंप्लीट हो गई, ये बिल्डिंग बनके तैयार हो गई, तो वो पार्टनरशिप वहीं ख़त्म हो जाएगी। उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? पर्टिकुलर पार्टनरशिप। कि जैसे कोई भी एक पीरियड है, जैसे जून तक का पीरियड है, जुलाई तक का पीरियड है, कि हम वहीं तक रहेंगे, बिल्डिंग बनाएंगे और बिल्डिंग बना के अपने अपने रास्ते चले जाएंगे। उसको क्या बोलते हैं बेटा? पर्टिकुलर पार्टनरशिप। और पार्टनरशिप एट विल का मतलब क्या हुआ? कि जब हम चाहेंगे तब पार्टनरशिप ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, कोई ऐसा टाइम पीरियड वहाँ पे फिक्स नहीं है। क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिस ऑफ लाइबिलिटी। लाइबिलिटी के बेस पे 2 टाइप की होती है। एक होती है जनरल पार्टनरशिप, जहाँ पे सभी पार्टनर की लाइबिलिटी कैसी होती है? अनलिमिटेड। दिस लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर इज लिमिटेड एंड जॉइंट। ये लिमिटेड लिखा होगा बेटा, लिमिटेड नहीं होगा, यहाँ पे अनलिमिटेड कर लेना। ठीक है, अनलिमिटेड। ठीक है, और रजिस्ट्रेशन ऑफ द फर्म इज ऑप्शनल। ये पॉइंट याद रखना बेटा, बच्चे कन्फ्यूज़ होते हैं कि सर रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, बट बेटा एग्रीमेंट कंपलसरी है। एग्रीमेंट और रजिस्ट्रेशन में फ़र्क होता है। ठीक है, एग्रीमेंट आप ओरल या रिटर्न कैसा भी करो, पर रजिस्ट्रेशन अलग होता है कि पार्टनरशिप एक्ट के तहत हमें उसको रजिस्ट्रेशन कराना है, वो अलग है। ठीक है, वो ऑप्शनल है कि वो करो या मत करो, बट एग्रीमेंट करना ज़रूरी है। पर एग्रीमेंट कैसा होगा? ओरल या रिटर्न कैसा भी कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो जनरल पार्टनरशिप में क्या होता है बेटा? सभी पार्टनर की लायबिलिटी कैसी होती है? अनलिमिटेड। लेकिन लिमिटेड पार्टनरशिप में क्या होता है? यहाँ पर किसी एक पार्टनर की लायबिलिटी कैसी होगी? अनलिमिटेड। लिखा हुआ ना, एटलीस्ट वन पार्टनर इज अनलिमिटेड, और वहाँ पे सभी अदर पार्टनर की लायबिलिटी कैसी हो जाती है? लिमिटेड हो जाती है, जो आजकल चल रहा है।
ठीक है। ज़्यादातर केस में क्या चल रहा है, लिमिटेड पार्टनरशिप चल रहा है, अच्छा भी है, ठीक है। लेकिन लिमिटेड पार्टनरशिप की एक चीज़ है कि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, याद रखना बेटा। मतलब कि अगर जनरल पार्टनरशिप है तो रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, लिमिटेड पार्टनरशिप है तो रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, ठीक है। अब देखिए अगला पॉइंट क्या है बेटा, पार्टनरशिप डीड। बहुत सिंपल है, मैंने अभी आपको क्या बताया बेटा, जो एग्रीमेंट होता है, एग्रीमेंट कितने टाइप का बताया मैंने, दो टाइप का, एक ओरल और एक रिटर्न। तो जो बेटा आपका रिटर्न एग्रीमेंट है ना, इसी रिटर्न एग्रीमेंट को हम क्या बोलते हैं बेटा, पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। यही रिटर्न एग्रीमेंट मेरा क्या है बेटा, पार्टनरशिप डीड है। मतलब ओरल वाले का कोई नाम नहीं है, लेकिन अगर उसी चीज़ को, जितनी भी बातें मैंने ओरल में करी हैं, अगर उसको रिटर्न में कर लेंगे अच्छे तरीके से, तो उसी को हम क्या नाम दे देते हैं बेटा, पार्टनरशिप डीड। इसीलिए शॉर्ट में क्या बोले, द रिटर्न एग्रीमेंट इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड, जहाँ पर स्टैम्प पेपर के साथ सारी टर्म एंड कंडीशन पार्टनरशिप की लिखी होती है। अब इसके अंदर तो लिमिटेड बातें लिखी हैं कि फर्म का नाम, लोकेशन, ड्यूरेशन, बिजनेस की, इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट शेयरिंग, मतलब जो भी आपकी टर्म एंड कंडीशन है ये बहुत बड़ी हो सकती है बेटा। जैसे भी आपके बिजनेस में चीज़ें, सैलरी किसको कितनी मिलेगी, ड्राइंग कैसा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसा है, ठीक है, ये सारी की सारी बातें इसके अंदर लिखी होती हैं, ठीक है। पार्टनरशिप डीड में ऑब्वियस सी बात है, जब आप किसी के साथ एग्रीमेंट कर रहे हो रिटर्न में, तो A to Z बातें लिखोगे, कल को कोई भविष्य में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। अब पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन मैंने ऑलरेडी बता दिया था कि कंपलसरी नहीं होता, लेकिन अगर आप LLP फॉर्म हो, LLP मतलब लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, जहाँ पर एक पार्टनर को छोड़ के बाकी सभी पार्टनर की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, उस केस में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, बट यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, ठीक है। क्लियर है। अ पार्टनर इज अनरजिस्टर्ड फर्म कैन नॉट सूट अगेंस्ट द फर्म और द पार्टनर। अगर कोई अनरजिस्टर्ड फर्म है तो किसी के अगेंस्ट वो केस नहीं कर सकती, इसीलिए आपको रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए। ज़बरदस्ती नहीं कर रहे, कह रहे हैं कि कर लो। द फर्म कैन नॉट फाइल अ सूट अगेंस्ट द थर्ड पार्टी, द फर्म कैन नॉट फाइल अ केस अगेंस्ट हिज पार्टनर। ना तो पार्टनर के अगेंस्ट केस कर सकते हो, ना किसी बाहर वाले के अगेंस्ट केस कर सकते हो आप, अगर आप कौन हो, अनरजिस्टर्ड फर्म हो। इसीलिए रजिस्ट्रेशन करा लो तो अच्छा है, फ़ायदे मिलते हैं। अनरजिस्टर्ड फर्म को कोई खास बेनिफिट नहीं मिलता। ओके, सो हेयर आर वीडियो इज़ कम्प्लीटेड, मतलब पार्टनरशिप का जो टॉपिक है वो हमारा कंप्लीट होता है। तो आज हमने तीसरी वीडियो में कह सकते हो आप कि 60% 60 to 65% चैप्टर हमने ख़त्म कर लिया, ठीक है। मीन्स अगर आप कहो पेपर के अंदर 12 मार्क्स की चीज़ें आपकी ख़त्म हो गई। क्लियर है, काफ़ी अच्छे तरीके से चीज़ों को कंटिन्यू चल रहा है हम, ठीक है। इस चीज़ को अच्छे से पढ़ना, ठीक है। जब एक बार हमारे सारे लेक्चर कवर हो जाएंगे तो फिर हम कुछ केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू।